हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अब हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी और सहकारी बैंकों के बारे में। विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, आईएफसीआई, एक्सिम बैंक, मुद्रा बैंक, इन सब नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सब के बारे में डिटेल से अपन कर चुके हैं। और इन सबको देखने के लिए आपको क्या करना होगा आपको पता ही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट आरआरबी और सहकारी बैंक, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आरआरबी। तो आरआरबी से आरआरबी का जो है ना, आरआरबी का एक जो उसका ओनरशिप का पैटर्न है ना, स्वामित्व वो पूछता है या स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा। आरआरबी से मैन वो पैटर्न ध्यान रखना है अपने को। पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इधर मैंने लिखा हुआ है। साथ में जैसे पीएसएल अलग से भी पढ़ लेंगे, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है आरबीआई की। आरबीआई हर एक बैंक को उसका जो पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट दे के रखता है कि आपको कम से कम इस एरिया में इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट, उनको लोन देना वगैरह उस पे होता है ना। तो वो डिटेल अलग से पढ़ लेंगे एक साथ भी। और इसमें आरआरबी में भी देख लेंगे आरआरबी को कितनी परमिशन है, कितना देना जरूरी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी से। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो नाम से ही पता है कि भाई ग्रामीण बैंक कहते हैं, ग्रामीण विकास के लिए मुख्यतः ये। ठीक है। समय देखोगे तो 1975 की बात है। कारण क्या है, 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बड़े बैंकों का, तो राष्ट्रीयकरण के साथ साथ में 1975 में फिर ये एम नरसिम्हन समिति थी, उसने भी सिफारिश की कि भाई आरआरबी जैसा कुछ बैंक बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम सारे ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने के लिए, जैसे उनका वित्तीय समावेशन करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए उनके ये कदम उठा रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो आरआरबी भी हमें लाना चाहिए। तो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था ये इमरजेंसी की टाइम की बात है। अध्यादेश आया था, क्योंकि उस टाइम अध्यादेश ही पॉसिबल थे, तो अध्यादेश आया था उस टाइम, अध्यादेश से ये आरआरबी बना। फिर 1976 में इसे एक्ट के द्वारा, मतलब संसद द्वारा पास करवा के एक्ट बना दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखना, 1975 में अध्यादेश, 76 में एक्ट आ गया था इसका। फिर आप देखोगे एम नरसिम्हा समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओनरशिप। एक पॉइंट मैं बोलूं अगर आपको कि भाई आरआरबी के बारे में कोई एक पॉइंट हमें याद रखना है, तो वो मुख्य बात और ये वो पॉइंट मैं तो बस यही बोलूंगा, आप यही याद कर लो। एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इनको 75% लोन देना पड़ता है, प्लस ये 50, 35 और 15 ये ओनरशिप का पैटर्न है। तो ये पैटर्न कैसे है, तो 50 का मतलब हो गया, मैं लाइट कर देता हूँ है ना। हाँ दोस्तों, अब ठीक है। हाँ, मैं जैसे बात कर रहा था कि स्वामित्व के बारे में, इसका ओनरशिप पैटर्न 50, 35 और 15। तो सिर्फ यही ध्यान रखेंगे अपन, एक और एक ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इनको 75% लोन देना पड़ेगा आरआरबी को, है ना, रीजनल रूरल बैंक को 75% पीएसएल के तहत उनको लोन डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ यही बोलूं तो इतना काफी होगा इनके बारे में, ये ध्यान रख लो, ये खूब है। जैसे कि 50%, जैसे 50, 35, 15 है ना, उसका मतलब क्या हुआ, 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, 35% हो गए स्पॉन्सर बैंक के पास में। स्पॉन्सर बैंक कौन होता है, जो मुख्य बैंक जो आरआरबी में, उस स्पेसिफिक आरआरबी, जिस आरआरबी को पीएसएल पूरा करना है, उसमें किसने इसमें पैसा लगाया, वो वाला बैंक है ना। कोई भी बैंक जो नेशनलाइज बैंक है ना, 12 उनमें से कोई भी हो सकता है ना। फिर ये हो गया 35%, और 15% है स्टेट गवर्नमेंट। इससे कंफ्यूजन होगा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेकंड नंबर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, नहीं। सेकंड नंबर स्पॉन्सर बैंक का है, थर्ड नंबर पे 15% पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तो। और फिर ये एजेंसी देखो, इस पे कंट्रोल देखना है ना। जनरली क्या होता है, बैंक है तो बैंक नाम आता ही दिमाग में आएगा, आरबीआई करेगी इसको, रिजर्व बैंक करेगी इसको कंट्रोल, लेकिन नहीं, इधर नाबार्ड है। ध्यान रखना, आरआरबी को कंट्रोल कौन करेगा, तो नाबार्ड। लेकिन करेगा किन, कंट्रोल तो करता है लेकिन करने के कुछ नियम भी तो होते हैं। तो किस नियमों के तहत करेगा, तो वो नियम हो गए आरआरबी,
सॉरी आरआरबी बोल रहा हूँ, है ना, आरबीआई एक्ट, आरआरबी एक्ट के तहत इसका गठन होगा। लेकिन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1934, उसके मानकों के तहत इसका कंट्रोल होता है ना। रिजर्व बैंक के एक्ट कौन से, इसमें 19 वो 49 दोनों आ जाएंगे, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन और ये दोनों। फिर इसमें देखो ये नाबार्ड, नाबार्ड, प्रायोजक बैंक, सिडबी और एनएसबी, ये सब क्या है, इसमें पैसा लगाने वाले। देखो ये जो ओनरशिप है ना, ये अलग हो गई। ओनरशिप, एक जनरली कोई कंपनी होती है ना, उसमें ओनर तो होता है, वो फिक्स हो जाता है ना, कि जिसने कैपिटल लगाई है, शेयर होल्डर्स होते हैं वो जनरली, शेयर्स जिनके पास होते हैं उनकी कैपिटल लगाई, तो वो तो हो गए ओनर। लेकिन एक और भी होता है, डे टू डे लाइफ के लिए एक बार पैसा लगाने से बिजनेस कंप्लीट थोड़ी हो जाता है। कि ओनर ने, जब कंपनी का क्या सिस्टम होता है, जब स्टार्ट होती है उस टाइम उसकी कैपिटल बन जाती है ना, उसके बाद में उसको जितने भी प्रोजेक्ट के लिए या एक्स्ट्रा एक्सपांशन के लिए या फाइनेंस की नीड होती है, तो वो कभी आरबीआई के पास जाएगी। अब बैंकों की बात करेंगे स्पेशली, है ना, कंपनी में बैंक की बात करेंगे, बैंक कहाँ जाएगी, तो आरबीआई के पास जाएगी। ओनर के पास थोड़ी जाएगी, ओनर ने तो एक बार पैसा लगा दिया कि मेरे पास ये इसके इस कंपनी के 10 शेयर है, तो बस किसी के पास 50% है, तो उसका मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको, उसकी ओनरशिप उसके पास आ जाती है ना, मोर देन 50% पे। तो उस हिसाब से जो लगा रखी है उससे बार बार तो पैसा आप ले नहीं सकते, तो फाइनेंशियल नीड के लिए आपको किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है। जैसे नॉर्मल बैंक्स कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास में, तो ये आरआरबी कहाँ जाएगा अपनी आर्थिक सहायता के लिए, ये ध्यान रखना। तो ये नाबार्ड, उसका प्रायोजक बैंक जिसने 35% पूंजी लगाई है उसके पास जा सकता है, सिडबी और एनएसबी। सिडबी के पास क्यों जाएगा, कि सिडबी का जो पता है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है, तो सिडबी के पास भी चला जाएगा, और एनएसबी भी इसको लोन दे सकती है ना, आर्थिक सहायताओं के स्रोत, यानी कि आरआरबी इन सब के पास जा सकता है, या ये सब आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक को ये जो इकोनॉमिक हेल्थ हेल्प करेंगे, है ना, आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, है ना, नीड जब भी जरूरत होगी। आज की डेट में 43 आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक है इंडिया के। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, पीएसएल में आप ध्यान रखना, इसमें है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, चल नहीं रहा है मार। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र है वो हो जाएंगे ये। तो उसमें कितना है, तो 75% है इसका, 75% इसको देना पड़ेगा। यहाँ एक बात और पूछूंगा दोस्तों, जैसे सारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं ना, एससीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, वो जो वाणिज्यिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, उनको पीएसएल यानी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के तहत उनको भी तो लोन देना पड़ता है। लेकिन उनको कितनी नीड होती है, कितने परसेंट तक वो दे सकते हैं, ये आप बताओ। 75% तो इसका हो गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो पीएसएल होते हैं, मतलब एससीबी होती है, एससीबी मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये पीएसएल के तहत कितना परसेंट लोन इनके लिए आरबीआई ने अनिवार्य कर रखा है। सबके लिए अलग अलग है ना, आरआरबी के लिए तो 75% है, लेकिन उसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लेके कितना है, तो ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इनके लिए पीएसएल के तहत है 40%, 40%। पीएसएल की बात आई तो इधर बता देता हूँ, क्योंकि बार बार पीएसएल में हम सब साथ में देखते जाएंगे तो याद रह जाएगा, है ना, कि हाँ इसमें पीएसएल, हाँ पीएसएल की फुल फॉर्म नहीं लिख दे रहे हैं इधर, सीधा ही देख लो आप। पीएसएल मतलब प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग 75% है आरआरबी में, ठीक है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कितनी होती है, तो 40% होती है ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आरआरबी हो गया कंप्लीट। फिर हम आते हैं सहकारी बैंक पे। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक,
कोऑपरेटिव बैंक देखोगे ना तो इसके ऊपर 3 एक्ट लगते हैं। जनरली कोई भी होती है तो उसमें एक्ट, जैसे आरआरबी में आरआरबी एक्ट 1976 का हो गया, इसमें ये 3 एक्ट लगेंगे आपके। कौन-कौन से? एक तो राज्य सहकारी समिति अधिनियम, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगेगा इसके ऊपर, है ना। एक लगेगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ये जो रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, वो लगेगा। साथ ही साथ में एक और सहकारी बैंक यानी सहकारी सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका एक एक्ट अलग से है। बैंकों कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक के रूप में काम करती है ना, उनके लिए होता है 1951 में एक एक्ट बना हुआ। ये 3 एक्ट है, आप ध्यान रखना। फिर देखोगे इसमें क्या होता है, सहकारी बैंक है तो एक तरह से इनका, है ना, वो लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। ये है इम्पोर्टेंट बात, लाभ कमाना नहीं होता। जबकि ये क्या करते हैं, अपने जो सदस्य होते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं ना। कौन? कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का ध्यान रखोगे, नाम से ही पता है कोऑपरेटिव। हमने पिछले वीडियो में जब कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा था तो वहां आपने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि वो कोऑपरेट करने के लिए, कि कुछ जो ग्रामीण एरिया ले लो या फिर कोई भी जो पिछड़ा एरिया है जो, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग इकट्ठा होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, जो अपने ही जो सदस्य होते हैं उसमें मेंबर होते हैं, उनको एक दूसरे को जिसको जरूरत होती है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के लोन दिया जाता है उनको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, यानी कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो ना लाभ के लिए ना ही घाटे के लिए। जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देना, मेन उद्देश्य ये होता है। और सदस्य ही इसके ग्राहक होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन कौन ले सकता है, कोई दूसरा आदमी जाके वहां लोन नहीं ले सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन देती है, तो मेंबर्स ही होंगे उसके ग्राहक, ये ध्यान रखना। और एक सदस्य एक मत। अब किसी मेंबर के पास में भले कितने ही मतलब किसी एक मेंबर ने कितनी ही पूंजी लगाई रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूंजी ज्यादा लगाई है तो आपको वोटिंग परसेंट ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 पर्सन 1 वोट होता है इसमें, है ना, एक सदस्य एक मत होता है। ठीक है। अब जो प्रायोरिटी इसमें, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ जैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को कितने प्रकार की होती है, उसमें जो लोन की अवधि हो ना, उसके हिसाब से अलग अलग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अवधि के हिसाब से, है ना, टेनर के हिसाब में, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक हो गई शॉर्ट टर्म, और दीर्घकालिक हो गई लॉन्ग टर्म। ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होगी, सबसे पहला ऊपरी लेवल देखोगे आप तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। फिर है पैक्स, पैक्स तो नाम आपने सुना ही होगा, कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है। अब इसमें है ना, ये हायरार्की है एक तरह से, राज्य सबसे ऊपर है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट यानी जिला उसके नीचे, और पैक्स उसके नीचे। जैसे क्या होता है, ये राज्य सहकारी समिति यानी स्टेट कोऑपरेटिव, ये किसको देती है, ये जिला बैंक को। ठीक है, ये अपने नीचे जिला सहकारी बैंक है, इनको लोन कौन देगी, ये राज्य सहकारी बैंक। और जिला सहकारी बैंक क्या करेगी, ये पैक्स को, यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, इसको ये लोन देगी। और ये क्या करेगी, ध्यान रखना, इसका सीधा जनता से संपर्क होता है, इसका सीधे जनता से संपर्क, यही बनता है अपना। जब क्वेश्चन आएगा ना तो यही बनेगा स्टेटमेंट, कि जिला सहकारी समिति सीधे देती है लोन, जैसे राज्य सहकारी समिति सीधे जनता को लोन दे देती है, आम आदमी को। लेकिन नहीं, राज्य सहकारी जिला को देगी, जिला पैक्स को देगी, पैक्स देगी आम आदमी को डायरेक्ट लोन। पैक्स समिति होती है ना, ये दे सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में देखोगे आप,
जैसे लॉन्ग टर्म में है ना, लॉन्ग टर्म में दो है, एक तो है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एक है कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट वाली, है ना, कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, उसके हिसाब से है ये, दो है ये, ध्यान रखना इनका नाम, है ना, लैंड डेवलपमेंट हो गई एक, ये कोऑपरेटिव एंड ग्रामीण विकास बैंक, ये दो, इन दो नाम ही ध्यान रखना है क्योंकि ये दीर्घकालिक होती है। जनरली इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका पैक्स से, ये जो सीधी देती है ना लोन, तो पैक्स क्या है, तो पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और ग्राउंड लेवल पे डायरेक्ट ये लोन देती है, इसको कौन लोन देती है, तो ये जिला वाली, जिला को कौन देती है, तो राज्य वाली, ये ध्यान रखना आप। और ये क्या हुआ है, अभी जैसे ये चर्चा में इसीलिए था, 2020 में है ना, एक्ट करके इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना, उसमें संशोधन हुआ है। पहले क्या होता था, है ना, इसमें यही है, अम्म, हाँ, ये लिखा हुआ है ना, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा राज्य प्लस आरबीआई क्यों लिखा, पैक्स यानी ये सहकारी जो बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती है, उसका जो सिस्टम होता है ना, उसमें होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई, क्योंकि ये बैंक है, सहकारी बैंक है ना, तो स्टेट आरबीआई का तो आएगा आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई ये दोनों मिल के उस पे कंट्रोल करते थे, तो बहुत दिक्कत आती थी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता था, इसमें मिसमैनेजमेंट होता था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ये सब इसमें पैसे का मतलब भ्रष्टाचार वाला फुल फुल करप्शन होता था इसमें, है ना, क्योंकि वो दो, जब दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब दो आ जाती है ना, उस टाइम उसमें गड़बड़ होती है, क्योंकि फिर वो प्रॉपर चेक बैलेंस ये सब नहीं रहता ना, इसलिए। तो शुरुआत में क्या होता है, ये इसके नीचे मैं लिख देता हूँ पहले, है ना, पहले क्या था, राज्य प्लस आरबीआई, ये ठीक है, स्टेट प्लस आरबीआई ये था। अब यानी कि नाउ ओनली आरबीआई, 2020 का जो एक्ट आया है उसके बाद में सिर्फ आरबीआई ही इस पे कंट्रोल कर सकती है, आरबीआई ही इसके सीईओ का जो अपॉइंटमेंट है ना, वो सीईओ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो आरबीआई करेगा इसमें। अब पहले कौन है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस आरबीआई दोनों मिलकर करते थे, तब स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम हटा दिया 2020 के बाद में, है ना, इसमें संशोधन आया, उसमें ये कर दिया आरबीआई का। तो ये क्यों हुआ था संशोधन उस टाइम, है ना, ये पंजाब महाराष्ट्र बैंक कोऑपरेटिव बैंक करके था, है ना, पीएमसी, जो पीएमसी घोटाला था ना, वो 2019 में आया था सामने। उस टाइम पता चला कि जनता का पैसा मिसयूज हो रहा है ना, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे कुछ भी किया जा रहा है, करप्शन हो रहा है फुल। ये पीएमसी घोटाला, पीएमसी घोटाला मतलब पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है ये, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक देखना। 2019 में ये हुआ था, इसके बाद में पता चला है कि हाँ बहुत ज़्यादा मिस अप्रोप्रिएशन हो रखा है, करप्शन हो रहा है इधर, तो फिर इस पे चेंज करना जरूरी है। तो चेंज करने में ये एक सुझाव यही आया मुख्यतः, और इसी को माना भी गया कि जैसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट और ये दो को मत रखो, सिर्फ आरबीआई को रखो। और अब आरबीआई है ना, जो इस पे जब इसके मैनेजमेंट में चेंज करना होता है ना, मैनेजमेंट में चेंज आरबीआई कर सकती है, लेकिन आरबीआई क्या करती है, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेती है, ध्यान रखना, ठीक है, मैनेजमेंट चेंज करने के लिए।
परमिशन उसमें ऐसा कुछ नहीं, मिल जाती है आरबीआई को, है ना, आरबीआई है तो उसको तो परमिशन मिलेगी ना। तो आरबीआई वो परमिशन लेके फिर इसके जो मैनेजमेंट में उसमें चेंज कर सकती है। और जैसे सीईओ का अपॉइंटमेंट और नॉर्मल जो कंट्रोल होता है ना, वो सब आरबीआई डायरेक्ट करती है, उसमें फिर परमिशन की जरूरत नहीं होती है ना। तो पूरा मैनेजमेंट चेंज करना होता है ना, तो उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन साथ में चाहिए होती है आपको, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है स्टेट गवर्नमेंट में आता है ना, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया अपना क्षेत्रीय और सहकारी बैंक, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी तो कल मैं वीडियो नहीं ले पाया, मतलब ला पाया आपके लिए, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।